हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। मेरा मतलब है कि शायद 99% चांसेस हैं कि हम आज ही इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चैप्टर ख़त्म होने वाला है। और वैसे तो मेरी आदत है कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में ही पिछला रिवाइज़ करवाती हूँ। तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, उसमें पहले मैंने रिवाइज़ करवाया पिछला, उसके बाद ही आगे प्रोसीड किया है। लेकिन अब दोबारा से एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या बात की थी। हमने कहा भाई चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने कहा भाई हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हम सभी चैप्टर्स ऐसे ही पढ़ते हैं, हम पहले हम उसका नाम देखते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम पूरे चैप्टर में बात क्या करने वाले हैं। तो उसी तरीके से हमने कहा भाई देखो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने कहा भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम ये समझ सकते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हमने अपने ऑर्गेनिज़म्स को कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, कैसे हमने अपने ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई किया, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करी, ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा भाई हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो हमने कहा था भाई देखो ऐसा है कि हम सब ये जानते हैं कि ऑर्गेनिज़म जो है ना हमारी धरती पे जो प्राणी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही कम है या फिर मतलब हम उनको ऐसे ही गिन सकते हैं कुछ भी। हम सब जानते हैं यार कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में सिर्फ मैं ह्यूमन से नहीं कह रही हूँ यार, अगर हम देखें ना प्रजातियों को तो हम कहते हैं यार इतनी इतनी सारी प्रजातियाँ हैं हमारी धरती पे। यार आप देख लो, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको हर तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। अभी 5 मिनट भी आप ढंग से ऑब्ज़र्व करोगे तो इतनी अलग अलग चीज़ें दिख जाएंगी। यार प्लांट्स देख लो, प्लांट्स में भी कितने ही प्लांट्स हैं, ठीक है। मतलब आपको नाम भी नहीं पता होंगे। फ्रूट्स देख लो, हमें तो बस यही 10-12 फ्रूट्स पता होते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा। इनके अलग भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स इतनी हैं, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं भैया देखो भाई बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब हम कहते हैं ये तो हम जानते हैं भाई जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है वो हर चीज़ को पढ़ती है। तो हमने कहा भाई अपनी जो बायो है उस फील्ड में हम क्या करते हैं भाई, उस फील्ड में भी और साइंस में भी अगर हम देखें तो हम चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं उन पर। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या हम एक एक पौधे के बारे में पढ़ सकते हैं? क्या हम एक एक कीड़े के बारे में पढ़ सकते हैं? कीड़े का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। नहीं यार, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक एक चीज़ें नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमने कहा भाई हमें चीज़ों को पढ़ना है लेकिन हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब कुछ। तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं, कुछ ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने ऑर्गेनिज़म्स को, कुछ क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, कुछ किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने कहा भाई हमने अपने ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन कर दी। तो समझ आया क्यों करी क्लासिफिकेशन? ताकि हम चीज़ों को इजीली स्टडी कर सकें, ठीक है। ओके, हमने कहा भाई देखो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, मतलब कि उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया उसके बारे में दिया हुआ है उन थ्योरीज में जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में एक एक करके। जैसे कि 2 किंगडम थ्योरी आई, कैरोलस लीनियस ने दी। उन्होंने कहा भाई देखो मैं ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड करता हूँ, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। वैसे ही 3 किंगडम आई, 4 किंगडम आई, 5 किंगडम आई, 6 किंगडम आई, ठीक है। ये सारी थ्योरीज आई, इनको हम पढ़ चुके हैं एक एक करके। हमने कहा भाई देखो इतने, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन अब हम कौन सी थ्योरी को माने, कौन सी थ्योरी को फॉलो करें। तो मैंने आपको बताया था कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाली थ्योरी को फॉलो करते हैं इस चैप्टर में। अब देखो भाई याद होगा जिन्होंने पहले वीडियो देखी हुई है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी उसमें उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले तो वो दी किसने दी, वो साइंटिस्ट थे एक, R.H. विट्टेकर, उन्होंने दी थी।
उन्होंने कहा था मैं भाई अपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस धरती पे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड करता हूँ। कौन कौन से थे वो 5 किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उन्होंने कहा भाई 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया मैंने अपने ऑर्गेनिजम्स को, बस ठीक है। और उन्होंने कैसे कौन से बेसिस पे किया था ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उन्होंने, अब भाई मैंने आपको बताया था कि जो ये चैप्टर है इसमें हम बस अपने 3 ही किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई। इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब आप कहोगे किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने बताया था कि भाई देखो, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है हमारी क्लास 11th की ही बायोलॉजी में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो उसको हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई, ये 3 किंगडम हमें पढ़ने थे और हम ये तीनों किंगडम पढ़ चुके हैं। मैंने ये तीनों ही किंगडम करवा दिए हैं और बहुत अच्छे से करवाए हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप देख लो पहले वाली वीडियोस, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो वीडियोस, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे भाई जब हमें इस चैप्टर में भाई 3 किंगडम पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिया, तो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में। अब आप कहोगे कि वायरस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि आप एक बात बताओ, हम RH विटेकर ने कहा था कि भाई मैं अपने ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 किंगडम में डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप कहोगे वायरस को उसने, वायरस हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? वायरस के लिए किंगडम क्यों नहीं था, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात, RH विटेकर ने वायरस के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है, कोई बात नहीं की थी। तो लेकिन यार अब आप सब जानते हो RH विटेकर ने नहीं बताया वायरस के बारे में, तो क्या हम पढ़ेंगे ही नहीं वायरस को? ऐसा नहीं है यार, उन्होंने जो कहा वो ठीक था, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नहीं भी तो बताया ना, कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, तो वो भी तो पढ़नी ज़रूरी है। जो उन्होंने कहा वो सही था, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ और भी रहता है जिसको हमें पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से दे दिया आर्टिकल हमारे NCERT में वायरस। अब क्या हम वायरस को छोड़ दें, ना पढ़ें हम वायरस को? नहीं यार, आप सब जानते हो वायरस कितना इम्पोर्टेंट है। अभी देखा नहीं कोविड-19, क्या वायरस को हमने, क्या पता वायरस गुस्सा हो गया हो कि RH विटेकर ने उन्हें जगह नहीं दी अपने क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में, इसलिए ही वायरस ने लाइक कह सकते हैं दुश्मनी निकाली और इतना कोरोना फैलाया, इतना कोविड फैलाया। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं कि भाई वायरसेस के लिए कोई जगह नहीं थी RH विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वायरसेस को हमें अलग से पढ़ना है। अब एक चीज़ सुन लो, एक चीज़ समझ लो, अभी वैसे पढ़ेंगे इसे डिटेल में, लेकिन मैं बता देती हूँ। वायरस जो है ना, बहुत ज़्यादा अजीब, कह सकते हैं अजीब, इसको हम इंसान तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा अजीब, यार उसको क्या बोलते हैं, अजीब प्राणी, यस अजीब प्राणी है, ठीक है। प्राणी भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि देखो प्राणी हम कहते हैं लिविंग को, और मैं ये चीज़ बता देती हूँ, जो वायरस है यार, इसको ना तो हम लिविंग बोल सकते हैं, वायरसेस को हम लिविंग भी नहीं बोल सकते, वायरसेस को हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। अब आप कहोगे इन्हें हम बोलेंगे क्या? लिविंग नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, तो इन्हें हम बोलेंगे क्या? तो यार हम कहते हैं भाई ये जो वायरस है ना, ये इन दोनों के बीच में आते हैं, यानी कि एक बॉर्डर लाइन पे आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे आते हैं। अब कैसे, वो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कवरी वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो ये जो हमारा वर्ड है देखो यार, वायरस जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या है? अब भाई आपके भी नाम होते हैं, आपके नाम का भी तो कुछ ना कुछ मतलब होता ही होगा ना, कि जैसे कि मान लेते हैं और नाम है कोई मतलब वाला नाम, जैसे कि
दीपक, दीपक नाम है। तो दीपक नाम का मतलब होता है यार, वो होता नहीं है दिया वगैरह जो जलाते हैं उसको दीपक बोलते हैं, ठीक है, ये मतलब हो गया। और कोई नाम का मतलब जैसे कि नाम होता है सक्षम। सक्षम में क्या होता है? सक्षम का मतलब होता है लाइक बताओ तो कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। सक्षम कैपेबिलिटी कह सकते हैं इंग्लिश में, और क्या कह सकते हैं, यही सब थोड़ा सा रिलेट मैं आपको बता रही हूँ भाई कि जैसे हम लोगों के नाम का मतलब होता है वैसे वायरस के नाम का भी तो कोई मतलब होगा ना भाई। उसका नाम है वायरस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पॉइजनस फ्लूइड है। देख रहे हो आप कितना बेकार इसका नाम है, कितना बेकार ये काम करता है, मतलब ये जानलेवा है। वायरस का मतलब है जानलेवा है ये। और ये टर्म कहाँ से आई थी? ये एक लेटिन टर्म है। अब भाई हमने ये तो पहले ही देख लिया था फर्स्ट चैप्टर में ही कि ज़्यादातर चीज़ें लेटिन लैंग्वेज में होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है। ज़्यादा पढ़ना है उसके बारे में तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर देख लो भाई, ठीक है। वैसे भी फर्स्ट चैप्टर है यार, वो तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमने इतना समझ लिया कि वायरस जो है उसका मतलब होता है पॉइजनस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं। आज मैं थोड़ा स्लो नहीं पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट रियली वेल, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले आए डीजे इवानोव्स्की, नॉट डीजे वाले बाबू, डीजे इवानोव्स्की आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। और कौन से वायरस को डिस्कवर किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस को। अब ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसका स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। हमने कहा भाई जो टोबैको मोज़ेक वायरस था इसको डीजे इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया। इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा भाई देखो, जो हमारा वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। दोबारा सुनिए, डीजे इवानोव्स्की ने कहा जो हमारे वायरसेस होते हैं ना उनका जो साइज़ होता है वो बैक्टीरिया के साइज़ से भी छोटा होता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कुछ किए अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है, जैसे यार हमारे घर में क्या छन्नी होती है चाय जब हम छानते हैं जिसमें से, तो उसमें चाय पत्ती ऊपर रह जाती है। उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फ़िल्टर लिया तो उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, ठीक है, और लेकिन वायरस हो गया था। सिंपली यार आप बस एक बात याद रखो कि जो हमारे वायरस होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है जी। ये तो थे पहले साइंटिस्ट। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था M.W. बेजर्निक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भाई देखो, जो वायरस है ना वो ऐसा है कि हेल्दी कोई प्लांट है ना, कोई सही सलामत प्लांट है, उसको भी इन्फेक्शन कर देगा, ठीक है। कोई अगर जैसे यार वायरसेस में हमने देखा नहीं था कि किसी एक बंदे को कोरोना हुआ है और दूसरा कोई हेल्दी पर्सन है, तो वो इन्फेक्टेड वाला नॉर्मल हेल्दी वाले को भी इन्फेक्शन दे रहा था, वायरस पास कर रहा था, ठीक है। तभी तो हमें कहा गया था भाई आइसोलेट हो जाओ, ये करो। जिसको हो रहा था कोविड उसको कह नहीं रहे थे कि भाई आप 14 डेज़ के लिए अलग रहो थोड़ा, क्योंकि वो यार वो उस पर्सन को है वायरस, वो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन पास कर रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे यार जैसे कि इन्होंने देखा था कि कोई टोबैको प्लांट था जो कि जिसको था वायरस का इन्फेक्शन, मतलब वो इन्फेक्टेड था और उसने हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इन्होंने ना यार अपनी भाषा में कोई एक बात कह दी थी। इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इन्होंने यार अपनी भाषा में कुछ कह दिया और हमसे बस पेपर में ये पूछ लेते हैं इसका मतलब क्या है, ये बोला किसने था, बताओ यार। अब हमें ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ रही हैं। तो इन्होंने जो बोला था कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब कि वायरस क्या है? वायरस जो है एक फ्लूइड है जो कि इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसका मतलब तो बोल देंगे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अगर पूछा जाए किसने बताया था, किसने बोला था, तो हम कहेंगे बेजर्निक ने, M.W. बेजर्निक। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था W.M. स्टैनले। यार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने काम किया जो कि बहुत ही अतरंगी सा था। इन्होंने हमारे वायरस को आइसोलेट कर लिया, देख रहे हो आप,
वायरस को आइसोलेट किया था और इसी वजह से वायरस ने दुश्मनी निकाली और हम सबको आइसोलेट करवा दिया था। देख रहे हो आप, ऐसा होता है यार। तभी तो कहते हैं किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। इन सब ने यार पाली, और ये तो यार इनकी तो हो गई डेथ, अब हम सबको झेलना पड़ा कोविड। तो यार इन्होंने क्या किया, वायरस को आइसोलेट किया और फिर सबसे पहले इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। और इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई। इन्होंने कहा भाई देखो, वायरस की जो शेप होती है वो रॉड लाइक होती है, हेलिकल होती है, या कह सकते हैं बाइनल। बाइनल का मतलब क्या होता है यार? बाइनल का मतलब होता है कि जो एक ही कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें ही अलग अलग शेप्स देखने के लिए मिल रही हैं। और ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे। यार ये वैसे ही है यार, एक ही कहते नहीं है, एक पर्सन की दो पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही वायरस है, उसमें अलग अलग शेप्स हैं, तो उसको हम हेलिकल बोल देते हैं। यार होते नहीं है कुछ लोग जो मतलब जिनकी दो दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वैसे ही कुछ है यहाँ पे। साइज़ की बात करें तो 0.02 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। सबसे छोटा वायरस, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, उसका नाम याद रखना है हमें, फुट एंड माउथ वायरस, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, वायला वायरस या फिर स्मॉल पॉक्स वायरस भी कह सकते हैं। अब उसके बाद में फिर हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना हमारे वायरस, ये बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था, यहाँ पे मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ। देखो यार क्या है, ये जो वायरस है ना यार, ये दोनों के फीचर्स दिखाते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये जो वायरस हैं यार ये ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं यार, जब वो अकेले रहते हैं तो वो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वहीं पे अगर उनके दोस्त आ जाएं, ठीक है, फ्रेंड्स आ जाएं, फिर जो उनमें हिम्मत आ जाती है, वो किसी से भी लड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हो वायरस भी ना ऐसे ही है यार, जब वो बाहर अकेला पड़ा हुआ है तो वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो वायरस अकेला बाहर है तो उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। वहीं पे वो किसी होस्ट सेल में चला गया, वायरस किसी सेल में चला गया तो वो हो जाएगा लिविंग। समझ रहे हो क्या हुआ? जब वायरस अकेला था, अकेला बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, तो वो कुछ नहीं कर सकता था यार, बस वो बैठा हुआ है अधम बना के ठीक है, वो नॉन लिविंग है। और वहीं पे अगर वो किसी होस्ट सेल में चला गया तब वो लिविंग कहलाता है। अब यार हम देख लेते हैं कि लिविंग फीचर कौन कौन से शो करता है वायरस और नॉन लिविंग फीचर कौन कौन से दिखाता है। एक टर्म होती है वायरोन। वायरोन का मतलब होता है इनर्ट वायरस। इनर्ट गैसेस तो पढ़ते ही हैं हम केमिस्ट्री में, ऐसे इनर्ट वायरस होता है। इनर्ट वायरस मतलब जो नॉन लिविंग है, कुछ नहीं कर सकता। देखो यार मैंने भी बताया, इनर्ट वायरस कौन सा होगा, जो बाहर पड़ा हुआ है अकेला, उसको हम इनर्ट वायरस बोलते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम वायरोन बोलते हैं। अब यार देखो आगे ना आप एक टर्म पढ़ोगे वायरोइड, तो इस वायरोन को वायरोइड से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लिविंग फीचर कौन कौन से होते हैं जो हमारा वायरस शो करता है। यार हम कहते हैं ये जो वायरस है ना, इसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये काफ़ी सारे बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। अब ये जब हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था तो हमने जब उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था भाई बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। हमने कहा था वायरस वो सॉरी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, लिविंग सेल के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है भाई वायरस वाई लिविंग है, ठीक है। हम कहते हैं वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी होता है इनके पास में। हम कहते हैं ये हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ये फीचर्स जो हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर पाते हैं, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं यार ये होस्ट स्पेसिफिसिटी भी दिखाता है, ठीक है। हम कहते हैं जब हम ऑटोक्लेव या फिर यूवी रेस का यूज़ करते हैं तो हम इसको मार भी सकते हैं। देख रहे हो आप एक बात बताओ, मार किसे सकते हैं, जो जिंदा है,
जो लिविंग है उसको ही तो मार सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई बॉल है, उसको हम कहें हमने आज इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने आज बॉल का मर्डर कर दिया। ऐसा होता है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। वो नॉन लिविंग चीज़ है, उसको नहीं मार सकते हम ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं भाई वायरस को मार सकते हैं। अब भाई मार तो उसे ही सकते हैं जो ज़िंदा होगा, ठीक है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, उसे ही तो मार सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है भाई वायरस लिविंग है। अब हम सब लोगों ने मान लिया भाई वायरस लिविंग है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वायरस नॉन लिविंग कैसे है। तो यार अब देखो नॉन लिविंग कैसे है। हम कहते हैं भाई वायरसेस जो होते हैं ना, इनके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अब भाई प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो नॉन लिविंग है, ठीक है। हम कहते हैं ये रेस्पिरेशन भी नहीं कर सकते। अब जो जिंदा होगा, जो लिविंग होगा, वो तो रेस्पिरेशन करता है। हम कह रहे हैं वायरस रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब वायरस नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं यार ये मल्टीप्लाई तो कर सकता है। हमने अभी पढ़ा कि ये मल्टीप्लाई करता है, तो हमने कहा भाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये लिविंग है। लेकिन आप ये चीज़ देखो, वायरस अकेला बैठ के मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। जब वो किसी होस्ट सेल में जाएगा तभी वो मल्टीप्लाई करेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। फिर हम कहते हैं यार, तो ये सब जो थे हमारे पास में वायरस के नॉन लिविंग वाले फीचर्स थे। तो हमने लिविंग वाले फीचर भी देख लिए, नॉन लिविंग वाले फीचर भी देख लिए, ठीक है। तो अब आप बताओ, अब खुद बताओ यार, वायरस लिविंग वाले फीचर भी दिखा रहा है, नॉन लिविंग वाले भी दिखा रहा है, तो हम क्या माने, लिविंग माने नॉन लिविंग माने? कुछ नहीं मान सकते। तो हम क्या देते हैं भाई वायरस यार बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था कि हमने कहा था वायरस जो होते हैं उनके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम ये चीज़ तो पढ़ के आ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट के उसमें देंगे क्वेश्चन कि वायरस के पास में डीएनए हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। वायरस के पास में आरएनए हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर आपको दिया गया होगा कि वायरस के पास में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, दोनों नहीं होते यार, एक ही हो सकता है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये चीज़ वैसे हम पढ़ चुके हैं कि वायरस दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए भी दो तरह का हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसी तरीके से आरएनए भी दो तरीके का हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, बैक्टीरियोफेज। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के एग्जांपल हैं कॉलीफेज, और उसके बाद में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं रियो वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो उसमें आते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस, कोरोना वायरस, भाई ये तो याद रखना पड़ेगा, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंज़ा जिससे हमें ज़ुकाम होता है, कोल्ड होता है, फुट एंड माउथ और रेट्रो वायरस, ठीक है। एक बार इनको पढ़ लेना, और जो मैंने वो स्टेटमेंट वाला बताया वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा भाई न्यूक्लिक, ये तो था कि न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जो हमारे वायरसेस होते हैं उनके पास में प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन का सिंपली एक कोट होता है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की कोटिंग है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं कैप्सिड, ठीक है। हम कहते हैं ये जो कैप्सिड है यार, ये ना बहुत सारे कैप्सोमेयर्स को मिला के बना है। ये जो कैप्सिड है ये बहुत सारे कैप्सोमेयर्स को बना के मिला है, ठीक है। अब भाई कैप्सिड क्या कर रहा है, हमें पता है कि जो हमारा वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी तो है, अभी तो पढ़ा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। हम कह रहे हैं ये जो हमारी प्रोटीन की कोटिंग है, ये जो कैप्सिड है, ये काम क्या कर रहा है, ये इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा के रख रहा है, इसकी रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं एक चीज़ होती है एनवलप।
एनवलप के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लिपिड मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब कुछ एनवलप्ड वायरसेस के नाम हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि HIV और साथ में हर्पीज वायरस, इन दोनों के पास में यार एनवलप होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं यार ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। यार ये ना दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, एक होती है हमारी लिटिक और दूसरी होती है लाइसोजेनिक। जो जो वायरस लिटिक रिप्रोडक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि यार ये होस्ट सेल है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे होंगे यार, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। जैसे ये एक वायरस गया है इसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, अब ये आगे जाके ऐसे ऐसे मतलब इसने अपनी बहुत सारी प्रोजनी बना ली, फिर बाद में क्या करेगा, ये इसी सेल को मार देगा। तो अगर वो अपने ही होस्ट सेल को मार रहा है तो उसको हम बोलते हैं लिटिक रिप्रोडक्शन या लिटिक साइकिल बोल सकते हैं। वहीं पे कुछ होते हैं जो नहीं मारते, उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। जो होस्ट सेल को मार देते हैं उसको हम बोलते हैं लिटिक, और जो नहीं मारते उनको बोलते हैं लाइसोजेनिक। तो यार अब देखो, हम कह रहे हैं भाई जो होस्ट सेल है वो अलग अलग हो सकते हैं भाई, वो एनिमल का भी सेल हो सकता है, वो प्लांट का भी सेल हो सकता है, वो बैक्टीरिया का भी सेल हो सकता है। तो अब वो किसके सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस कह सकते हैं, वायरस किस पे अटैक कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने वायरस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर वह एनिमल पे अटैक कर रहा है, एनिमल में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं जूफेज। प्लांट में जा रहा है तो हम कहते हैं फाइटोफेजनी, और बैक्टीरिया में जा रहा है तो हम कहते हैं बैक्टीरियल फेजनी। अब देखो एक चीज़ समझो, जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करता है, जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करता है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। तीनों एक साथ नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ये तीनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है। फिर जो वायरस प्लांट्स पे अटैक कर रहा है उस वायरस के पास में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसके पास में हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया भाई। 3 तरीके के होस्ट हो सकते हैं, एनिमल, बैक्टीरिया या फिर प्लांट, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई जो वायरसेस होते हैं ये तो हमें पता ही है भाई, हम इंसानों में बहुत सारी बीमारियां करते हैं। कौन कौन सी बीमारी करते हैं एक बार नाम देख लेते हैं। मम्स हो गए, हर्पीज़ हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, एड्स जिसको ये तो सबने सुना होगा, स्मॉल पॉक्स हो गया, सबको होता ही है एक आध बारी, अब तो नहीं होता, खैर पहले होता था। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं यार, प्लांट्स को भी तो करते हैं ये। इनफैक्ट प्लांट्स में मोज़ैक फॉर्मेशन हो सकता है। मोज़ैक फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मोज़ैक फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे कि ये लीफ है, ये जो लीफ का ऊपर वाला है ये पूरा येलो हो जाएगा, ठीक है। पूरा अगर येलो हो रहा है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मोज़ैक फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हम कहते हैं वीन क्लियरिंग। वीन क्लियरिंग यार इसका क्या मतलब है। अब भाई आजकल तो वीन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, लाइक बहुत पसंद आने लग गए हैं लोगों को वीनी हैंड्स, ठीक है। स्पेशली गर्ल्स को वीनी हैंड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं। तो ये उसमें क्या होता है, वीनी हैंड्स में क्या हो, वीन्स दिख रही हैं भाई बॉयज़ की, ठीक है। क्या हो रहा है, मेल्स में ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है कि वीनी हैंड्स में क्या होगा कि यार उसमें वीन्स दिख रही हैं हमें, ठीक है, और वो चीज़ें लड़कियों को बहुत अच्छी लग रही हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है प्लांट्स में, ये प्लांट्स में भी तो होती हैं वीन्स, और कैसे होती हैं ये ना हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारी पत्ती है, इतनी बेकार पत्ती, ये हमारी पत्ती है। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे देखने के लिए नहीं मिलते स्ट्रक्चर, तो इस चीज़ को ना हम वीन्स कहते हैं इनको। तो अगर ये वीन हमें दिखने लग जाए, जैसे कि हमें देखने के लिए मिलती है मेल्स में, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं वीन क्लियरिंग।
फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं प्लांट्स में, जैसे कि लीफ रोलिंग, पत्ती थोड़ी मुड़ जाती है, देखा होगा आपने, ये अपने पेड़ पौधों में देखना, कभी नोटिस करना। येलो हो सकती है, तो अभी हमने देखा थोड़ी सी, मतलब प्लांट जो है वो डार्फिज्म दिखाता है, मतलब थोड़ा छोटा रहने लग जाता है, उसकी हाइट छोटी रह जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो यार, टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है कि ये तो अपना कैप्सिड है। कैप्सिड क्या होता है बताया था, प्रोटीन कोट है, ये अपना कैप्सिड हो गया। साथ में जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, किस तरीके का, यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा। इनके पास में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है टोबैको मोज़ेक वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल कैसा है, तो हम कहेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी जो शेप है वो इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप है, ठीक है। अब यार यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इसलिए ही कहते हैं कि यार जो चैप्टर मैं करा रही हूँ उसी हिसाब से चलोगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपने देखा कि इस चैप्टर में यार कितनी सारी टर्म्स ऐसी हैं जो अलग अलग चैप्टर से बताई गई हैं, और इसीलिए मैंने वो सारे चैप्टर्स पहले करा दिए हैं। जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, इसलिए मैंने वो चैप्टर पहले पढ़ा दिया था। सेल साइकिल से भी दे रखा है टॉपिक, वो भी मैंने पहले पढ़ा दिया था। बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि यार बायोमोलिक्यूल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं हम लोग, हम तो उससे डरना नहीं है यार, मैंने बहुत ही सही तरीके से पढ़ाया, आप पढ़ के देखना। हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड 6400 होते हैं, कैप्सोमियर 2130, ठीक है। अब यार अगर हम रेशियो लें इनका कि कैप्सोमियर से न्यूक्लियोटाइड का रेशियो, तो सिंपली हम इनको 6000 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6000, और इनको हम 2000 मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैप्सोमियर बाय न्यूक्लियोटाइड का अगर हम रेशियो देखें तो वो आ जाएगा हमारा 2:6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3। अब क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, अगर वो बोलता है कैप्सोमियर बाय न्यूक्लियोटाइड, मतलब जिसका नाम पहले आएगा उसकी रेशियो पहले आएगी, उसका नंबर पहले आएगा। अगर न्यूक्लियोटाइड पहले लिखा है तो फिर हम 3:1 लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो वो तो था टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। यार बैक्टीरियोफेज क्या होता है भाई, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले ये उसका हेड है, ये हेड है उसका। यहाँ पे हमें अंदर जेनेटिक मटेरियल देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम कह रहे हैं भाई हेड की जो शेप है वो कैसी है, वो पॉलीहेड्रल है, ठीक है जी। उसके बाद में नीचे कॉलर, नेक, कॉलर देखने के लिए मिल रहा है। कॉलर भाई जैसे हमारी शर्ट्स वगैरह में होता है वैसे ही कॉलर। उसके नीचे फिर हमें नेक देखने के लिए मिलता है, फिर हमें टेल देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो टेल है इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप हेलिकल होती है, फिर ट्यूबुलर भी हो सकती है, ठीक है। फिर नीचे हमें एंड प्लेट देखने के लिए मिल रही है। अब भाई ये जो एंड प्लेट है इसकी शेप हेक्सागोनल है। आपने एक चीज़ नोटिस की, ये एक ही वायरस है, इसमें 3 तरह की शेप है, पॉलीहेड्रल, हेलिकल और हेक्सागोनल। और मैंने अभी एक वर्ड बताया था कि भाई देखो, अगर एक ही वायरस में अलग अलग शेप्स हों तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनल, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज जो है वो बाइनल है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है जी। तो यार अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भाई देखो ऐसा है कुछ वायरस अपना जनरली ऐसा होता है, उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अगर हम पूछ रहे हैं वायरस क्या है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोटीन की कोटिंग है। 2 चीज़ें हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की कोटिंग, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई ये दोनों चीज़ें होती हैं,
अब हम दो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, दो चीज़ें। हम कहते हैं वाइरोइड। भाई वाइरोइड क्या है? वाइरोइड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वाइरोइड ऐसे है, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ऊपर प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं वाइरोइड्स, ठीक है। और अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, टीओ डाइनर ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा आरएनए है। इस आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं हमने कहा वाइरोइड क्या है? सिंपली आरएनए है, सिंपली जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल भी कौन सा? आरएनए, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। हम कहते हैं यार इसका वेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, और ये जो होता है ये वायरस से छोटा होता है। क्यों यार? कोटिंग हट गई, प्रोटीन की, छोटा ही तो होगा। फिर हम कह रहे हैं यार ये क्या करता है? ये बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। ये 20 से ज़्यादा बीमारियां कर देता है प्लांट्स के अंदर, ये जो हमारा वाइरोइड है। जैसे कि कौन कौन से डिसीज़, इनके नाम याद रखो, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, ठीक है, क्राइजेंथियम स्टंट, और सिट्रस एक्सोक्रोटिस, ठीक है। तो ये था हमारे वाइरोइड्स के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रायोन्स। अभी प्रायोन्स क्या है? पी से प्रायोन, पी से प्रोटीन कोट। सिंपली यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे प्रोटीन कोट नहीं था, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट होगा, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन कोट है, पी से प्रायोन, पी से प्रोटीन कोट, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन कोट होगा ये क्या करता है यार? ये जो प्रायन है ये दिमाग से रिलेटेड बीमारियां करता है, ठीक है, हमारे माइंड से रिलेटेड, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज करता है। हम कहते हैं भाई, हमने वायरोइड्स में कहा कि वायरोइड्स का जो साइज़ होता है वो जो नॉर्मल जनरल वायरस है उससे छोटा होता है, लेकिन प्रायोन्स का जो साइज़ होता है वो वायरस के बराबर ही है। हम कहते हैं यार ये भी कुछ डिसीज़ करता है, जैसे कि हमारी कुरू डिसीज़, इसका दूसरा नाम होता है लाफिंग डिसीज़, लाफिंग डेथ डिसीज़, ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास में मैड काउ डिसीज़, फिर आता है हमारे पास में गुड्सफील्ड जैकॉब डिसीज़, और कुछ आता है हमारे पास में स्कैर्पी डिसीज़, जो कि होती है भेड़ों के अंदर, जिसको हम शीप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। वायरसेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है आज, कि भाई वायरस जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग फीचर भी दिखाते हैं, नॉन लिविंग फीचर भी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वायरस के बारे में। तो आज इतना ही करेंगे, इतना क्या, अब और क्या कर सकते हैं। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखो आपको क्या करना है, होमवर्क समझो या कुछ भी समझो। देखो यार, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई वीडियो स्किप किया या फिर कोई ऐसा है जो आज पहली बार वीडियो देख रहा है ये वाली, तो कोई बात नहीं यार, आप क्या करो, अभी है टाइम, अच्छे से क्या करना, कल तो वैसे भी संडे है, प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट दिखेगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही लोगे ना, ठीक है। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, सारी वीडियोस अपलोडेड है जो भी इस चैप्टर की बनाई है, शुरू से सारी वीडियोस देख लेना। और या फिर अगर किसी की कोई एक या दो वीडियो स्किप हुई है तो वो सिर्फ वो वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में वीडियोस कंप्लीट करने के बाद में, लाइक मतलब अगर बैकलॉग है वीडियोस का, तो वीडियो कंप्लीट करने के बाद में, क्लास लगाने के बाद में NCERT खोलना और NCERT को पढ़ना। और ऐसी एक भी लाइन नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, अगर आपने ढंग से मेरी क्लास देखी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, फिर भी ऐसी कोई लाइन है जो समझ नहीं आ रही है, तो यार आप क्या करना, या तो मेरे को वो लाइन लिख के दे देना, मतलब कमेंट में, या फिर स्टार्टिंग का मतलब कुछ बता देना कि इस पेज नंबर पे ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है, शुरू के 2-3 वर्ड्स, फिर मैं उस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। पर्टिकुलरली एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट की, जिसमें मैं उस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो, मुझसे पूछ सकते हो।
तो मेरा मेन ये है कहने का मतलब कि आप एनसीईआरटी पढ़ना जाके अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं हवा हवा में पढ़ रहे हैं करके, ऐसे नहीं, एक एक वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पूछ लेना। फिर भी अगर कोई और भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड कुछ भी, तो पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में फिर यार क्वेश्चंस लगाना, मैं आपको आज या कल क्वेश्चन शेयर कर दूँगी इस चैप्टर के, उन क्वेश्चंस को करके देखना, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी करके देखना। मैं फिर भी बोल रही हूँ, कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हो आप, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो ये वाले, ठीक है। मेरे को बोलते हैं लोग यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, और मैं क्या करूँ यार, खुद बताओ, डॉक्टर्स की राइटिंग मुझसे भी बेकार होती है, वो तो मैं करके सही लिख रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में यार आप इन नोट्स को भी कंप्लीट करते रहा करो, बनाया करो इन नोट्स को, ठीक है। उसके बाद में बस यार हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे बताना यार ये चैप्टर मैंने कैसा पढ़ाया है, ठीक है, और मेरे को बताना कि मेरे को और किस तरीके से वीडियो बनानी चाहिए और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोस में, और मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है, मेरे को बताना। सो यार बस यही कहना था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेंट किया करो, ठीक है। मुझे कमेंट से ही पता लगता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, कितना और मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या मैं ठीक पढ़ा भी रही हूँ या नहीं। मुझे पता ही नहीं लगता यार मैं क्या, मतलब ऐसा लगता है बस वीडियो डाले जा रही हूँ, ठीक पढ़ा रही हूँ, बेकार पढ़ा रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ, भाई मतलब थोड़ा तो बताओ, ठीक है। तो yes, if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and yes please 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 subscribe my YouTube channel, ठीक है, तभी और वीडियोस मिल पाएंगी आपको। तो यार बस इतना ही कहना था, और थैंक यू सो मच यार, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके आज बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो, वही तभी तो उस चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी कल। फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे को वो चैप्टर कंप्लीट करके फिर ही मैं कोई चैप्टर कर सकती हूँ। इसलिए आज का दिन है, मेरे को जल्दी से बता दो कि कौन से चैप्टर की वीडियो आप चाहते हो बायो में, ठीक है।